नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज हम जानेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान का अध्याय 7, जिसका शीर्षक है नगर प्रशासन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चल पाता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? आइए इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। यह जानेंगे कि कैसे नगरों के सारे काम सुचारू रूप से हो जाते हैं। वहाँ पे जो नगर प्रशासन होता है या उसकी जो इकाई है, वह किस प्रकार से सारे कामों को सुचारू रूप से करती है। और यह सब हम जानेंगे दोस्तों एक मज़ेदार कहानी के माध्यम से। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं इस कहानी को और चलते हैं इस रोचक सफ़र पर, जहाँ पर हमें ये जानने को मिलेगा कि आखिर ये नगर प्रशासन क्या है और किस तरह से काम करता है। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी, जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था। रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर निराश हो रहा था, हताश हो रहा था। इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यहाँ मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट हो जाओगी या आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ? पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च से पैसे देने पड़ गए थे। अब क्या दोबारा सब कुछ जेब खर्च से ही करना पड़ेगा? जेब खर्च में से ही पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए। यास्मीन खाला कौन? यास्मीन खाला जो हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हुई है। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आ जाना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने की पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम करती है। अब यास्मीन खाला ने बच्चों को बताया कि ये कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको वो पैसा दे सकते हैं ट्यूबलाइट तोड़ने का। यास्मीन खाला ने क्या बताया? उन्होंने बोला कि ये एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको वो नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफाई कराने का काम भी करती है। माला बोली, हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। तब खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है।
शहर में दवा खाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। वहीं पे जो छोटे कस्बे होते हैं उसमें नगर निगम को नगर पालिका कहा जाता है। वहाँ पे इस इकाई को क्या कहा जाता है? नगर पालिका। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप नगर निगम से आते हैं या नगर पालिका से या ग्राम पंचायत से। आगे बढ़ते हैं। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह यानी कि मंथली सैलरी की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे कठिन यानी कि जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरण के लिए एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। तो रेहाना का जो सवाल है कि नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं, आइए इसका जवाब जानते हैं। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो कभी उनसे ऐसे प्रश्न पूछे नहीं थे आज तक। उनके काम के बारे में नहीं पूछा था और बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम में के सफाई विभाग में थी। उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। अब खाला अपने बारे में बता रही हैं। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने के लिए चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे।
यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। दोस्तों, इसके बाद का जो पैराग्राफ है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इस बॉक्स को देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए दोस्तों बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर यानी कि टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी जो है कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा। हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खाला बता रही थी कि अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाए। इसके बाद लोगों का विरोध हुआ। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने क्या किया? गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया, ग्रुप बनाया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने यानी कमिश्नर से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए यानी हस्ताक्षर करवाने के लिए कहा। अर्जी इस बात की थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त यानी कमिश्नर से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी कि इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है। फिर क्या हुआ? उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतज़ाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है? यास्मीन खाला ने
बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए। इसको निजीकरण कहते हैं, यानी प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों यह होता है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां यानी प्राइवेट कंपनियां करेगी। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। यह तो बिल्कुल बम्बईया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया और साथ ही उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। 1994 में एक बॉक्स है दोस्तों, इसमें जानकारी दी है, इसे हम पढ़ते हैं। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। प्लेग एक बीमारी है। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इसमें सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है दोस्तों। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रहना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि अभी सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? इस पर चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिली। हमें पता चला कि नगर प्रशासन कार्य कैसे करता है। और इसके अलावा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, सहपाठियों के साथ, परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें इस वीडियो की लिंक को। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।